वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जगतार सिंह वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल के 3 वर्ष पूरे होने पर और अपनी बेटी अवनीत कौर के जन्मदिन पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस शुभ अवसर पर वॉइस ऑफ मानवता और पैगाम मैगजीन एक संयुक्त सेमिनार आयोजन किया, जिसमें 40 से अधिक संगठनों ने और 50 से ज़्यादा विद्वानों ने अपने मत से संसार को जागरूक कराया। इस विषय में हम भी अपना कुछ विचार रखने चाहते हैं, जो समय के अभाव और अनुभव की कमी की वजह से हम उस समय नहीं रख सके। विषय हमारा ये है, भारत की समस्या और हल। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी याद दिलाना चाहूँगा। एक व्यक्ति को वरदान मिला, तो जिस भी वस्तु को हाथ लगाएगा वह वस्तु सोने की हो जाएगी। यह वरदान उस व्यक्ति के लिए एक तरह का श्राप बन गया, क्योंकि वह अपने बच्चों और बीवी को हाथ लगाने के लिए तरसता रहा। यह कहानी भारत के संदर्भ में देखी जा सकती है, कृषि के संदर्भ में देखी जा सकती है। भारत की कृषि जो भारत का गुण था, वह भारत के लिए अवगुण के समान, एक श्राप के समान बन गया। वो हम समझेंगे कैसे। दुनिया के इतिहास में यहूदियों के बार बार उजाड़े को भारत में आर्यों के आगमन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। कभी आर्यवर्त, आर्यलैंड, तो कभी ईरान से उजड़कर आए आर्य दोनों ही जगह खाद्य संपदा की कमी से पीड़ित थे। इसलिए उन्होंने भारत की महिमा सीधे शब्दों में ना कर उसे गुप्त शब्दों में सोने की चिड़िया और सोने उगाने वाली धरती के रूप में किया। ऐसा करने से एक तो वह भारत के खाद्य संपदा की चर्चा पसंद करते थे, और वहीं आम भारतीयों को उनके महत्व से, खाद्य संपदा के, कृषि के, अनाज के महत्व से अनजान रखा जाता था। अवस्कार जरूरत की जननी है, आवश्यकता की जननी है। भारत में खाद्य संपदा की कोई कमी नहीं थी, तो यहाँ की सभ्यता भी सहज थी, भोली थी, भाली थी। दूसरी तरफ गर्म और ठंडे इलाकों से आर्यों की जरूरत, भूख, आवश्यकता उन्हें चुस्त, चालाक, बेईमान बनाने के लिए पर्याप्त थी, जिससे भारतवंशियों की गुलामी निकलती है। स्पष्ट है, खाद्य संसाधनों के अभाव में भारत के खाद्य संसाधनों से आकर्षित होकर भारत में साम, दाम, दंड, भेद की नीति द्वारा भारत को गुलाम बनाना, इसी से संसार की अशांति और भारत की गुलामी निकलती है। इस समस्या के निवारण के लिए हम गुरु नानक जी के सिद्धांत को, सांझी वार्ता को और बांट के खाने के महत्व को समझ सकते हैं। बांट कर खाने से हम दुनिया के, संसार के अंदर जो फूड इनसिक्योरिटी है वह ख़त्म कर सकते हैं। फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी तो लोग एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से मिलजुल के रह सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए धार्मिक परिवर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। यह बात हमारे भक्त कबीर जी और रविदास जी और हमारे भक्त समझा गए हैं, जिन्हीं के ही मार्गदर्शन को आगे करते हुए गुरुओं ने सिख धर्म की स्थापना की। अब हम पॉइंट टू पॉइंट अपने जो पॉइंट बना रखे हैं, ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए समस्याओं का जानकारी देंगे और साथ में उनके हल की भी बात करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर कहानी के अंदर बताया, भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हमारी खासियत है, वह खासियत भी हमारी कृषि है और हमारे लिए समस्या भी हमारी कृषि है। क्योंकि हमारी कृषि के लिए ही कभी राजा पोरस सिकंदर के रूप में, कभी ईरान से मुग़ल, तो कभी आर्यवर्त से, आयरलैंड से, ठंडे देशों से अंग्रेज हमारे यहाँ हमलावर होकर आते थे। तो इसके हल के लिए हम जैसे पहले भी बात कर सकते हैं, गुरु नानक का जो सिद्धांत है एक ओंकार और बांट कर खाने के जो सिद्धांत है, वही हमारा इसका हल कर सकता है। इसके लिए हमने करना क्या होगा, हमारे को ग्राम किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवानी होगी। ग्राम पंचायत मिनी संसद होती है, उसका फैसला डीसी के बराबर महत्व रखता है। अपने अधिकारों का उपयोग करके ग्राम के किसान जो हैं, ग्राम किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराएं, पहला काम। दूसरा काम, मनरेगा और ग्राम नौजवानों की सहायता से गोदाम और तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार कराए जाएं, जिससे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से गांव में पानी का जल स्तर बढ़ेगा, तालाब से पानी का जल स्तर बढ़ेगा,
तालाब से हम सिंगाड़ों की खेती कर सकते हैं। तालाब का पानी कभी गाँव को भूखा प्यासा नहीं भरने देगा। और दूसरी बात, जो हमने सबसे मेन बात बोली है, गोदाम। हर गांव के अंदर 2-2, 3-3 गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर आम बात है। पर कैसी विडंबना है, कृषि प्रधान देश में ना सरकारों ने और ना हमने खुद ही गोदामों की तरफ, अपनी फसलों को संभालने की तरफ कोई खास कार्य किया। इससे यह हुआ कि जो हमारा दुश्मन है वह ही रामदेव के रूप में, आसाराम के रूप में हमारी फसल से बिजनेस कर रहे हैं। तो एक किसान क्यों नहीं कर सकते? क्या किसानों के घरों में बच्चे, नौजवान पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो समर्थ नहीं हैं? हमारे को गोदाम बनाकर हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर बच्चों का, नौजवानों का, पढ़े लिखों का एक ग्रुप जो फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे और दूसरा ग्रुप उसको निकटवर्ती क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करे, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैसी विडंबना है, हमारे को तो जिम्मेदारी थी पूरे संसार का फूड सिक्योरिटी खत्म करने की, खाद्य समस्या खत्म करने की, पर हम अपने भारत में भी नहीं कर सके। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं दूसरे विषय पर आता हूँ, दूसरी समस्या पर आता हूँ। भारत में 3 बार आर्यंस आने के प्रमाण मिलते हैं। पहली बार जो आर्यंस आए वह ब्राह्मण हुए। दूसरी बार जो आर्यंस आए वह ईरान से आए, ठंडे इलाके से। तीसरी बार जो आर्यंस आए वो ब्रिटेन से आए, ठंडे इलाके से। और जो आर्यंस आए ईरान से वह गर्म इलाके से। ठीक है, तो उन्होंने भारत को 6743 जातों में बांट दिया। जैसे ईसाई मिशनरियों ने अफ्रीकी देशों के अंदर बाइबल दी और ज़मीन ले ली, वैसे ही भारत के मूल निवासियों के साथ भी काफ़ी धोखा हुआ। हमारे को बाइबल भी दी गई, हमारे को कुरान शरीफ भी दिए गए, पर हमारे को हमारी मूलभूत सुविधाओं से दूर। पर कैसी विडंबना है, कृषि प्रधान देश में ना सरकारों ने और ना हमने खुद ही गोदामों की तरफ, अपनी फसलों को संभालने की तरफ कोई खास कार्य किया। इससे यह हुआ कि जो हमारा दुश्मन है वह ही रामदेव के रूप में, आसाराम के रूप में हमारी फसल से बिजनेस कर रहे हैं। तो एक किसान क्यों नहीं कर सकते? क्या किसानों के घरों में बच्चे, नौजवान पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या वो समर्थ नहीं हैं? हमारे को गोदाम बनाकर हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाकर बच्चों का, नौजवानों का, पढ़े लिखों का एक ग्रुप जो फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे और दूसरा ग्रुप उसको निकटवर्ती क्षेत्रों में सप्लाई करने का काम करे, जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैसी विडंबना है, हमारे को तो जिम्मेदारी थी पूरे संसार का फूड सिक्योरिटी खत्म करने की, खाद्य समस्या खत्म करने की, पर हम अपने भारत में भी नहीं कर सके। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। अपनी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं दूसरे विषय पर आता हूँ, दूसरी समस्या पर आता हूँ। भारत में 3 बार आर्यंस आने के प्रमाण मिलते हैं। पहली बार जो आर्यंस आए वह ब्राह्मण हुए। दूसरी बार जो आर्यंस आए वह ईरान से आए, ठंडे इलाके से। तीसरी बार जो आर्यंस आए वो ब्रिटेन से आए, ठंडे इलाके से। और जो आर्यंस आए ईरान से वह गर्म इलाके से। ठीक है, तो उन्होंने भारत को 6743 जातों में बांट दिया। जैसे ईसाई मिशनरियों ने अफ्रीकी देशों के अंदर बाइबल दी और ज़मीन ले ली, वैसे ही भारत के मूल निवासियों के साथ भी काफ़ी धोखा हुआ। हमारे को बाइबल भी दी गई, हमारे को कुरान शरीफ भी दिए गए, पर हमारे को हमारी मूलभूत सुविधाओं से दूर कर दिया गया। किसी एक आधे अपवाद को छोड़कर बाकी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब भारत के मूल निवासी, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी जात में बटे हों, हमारा कभी किसी आर्यंस ने, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो यहूदी आर्य ठंडे इलाके का हो, हमारा साथ दिया हो। इसका हल गुरबाणी कहती है, आपन हत्थी अपना आपे ही काज सवारिये। गुरु नानक के सिद्धांत से सांझी वार्ता बांट कर खाना ही इसका हल है। गुरु नानक ही वह सोच है जो अपने साथ बाबा फरीद जी को, भक्त गुरुओं को, मर्दाना जी को, राय बुलार को, आदिवासी कोडा राक्षस, जिनको कोडा राक्षस बोला जाता है, आदिवासी थे वो, आदिवासी कोडा जी, भगत त्रिलोचन जो ब्राह्मणों में थे, रामानंद जी, परमानंद जी जो ब्राह्मणों में से, इनको साथ में रख सकती है। एक गुरु नानक की सोच है जो सभी अलग अलग विचारधाराओं को उनकी मूल पहचान के साथ गुरु ग्रंथ साहब जी में सम्मान देती है और समाज में सम्मान दे सकती है। गुरु अंगद जी, अकबर जी के साथ अकबर को आना होगा। गुरु अर्जन जी के साथ साईं मियां मीर को आना होगा। हर राय जी और गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ पीर बुड्ढन शाह जी को आना होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ पीर पिखन शाह, पीर बुद्धू जी, गनी खां, नवी खां को आना होगा। यह सिख परंपरा ही है जो महाराजा रणजीत सिंह और फ़कीर अजीजुद्दीन इकट्ठे काम कर सकते हैं।
इसके ऊपर हमारे को काम करने की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉइंट है वो मेरा नहीं है, वह हमारे समाज के विद्वान और समाज सेविक कार्यकर्ता और जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी रहे पंजाब से, सिंगाड़ा राम सिंह हुंगड़ा जी, जो कुछ ही समय पहले हमारे को संसार को अलविदा कह के चले गए हैं, जिनकी हमारे को इस समय में बहुत ज़रूरत थी, तो हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। यह उनके शब्द हैं, आखिरी उनकी कामना है, आखिरी उनकी विल है जो हम सभी को पूरी करनी है। और ये मेरी भी इच्छा थी, पर मेरे पास शब्द नहीं थे, मेरे को शब्द भी इन्होंने ही दिए हैं। इन्हीं के बल से मैं आज बोल पा रहा हूँ कि हमारे रविदास समाज, कबीरपंथी समाज, मूल निवासी लोग रविदास जी और कबीर जी के बाद सीधा डॉक्टर अंबेडकर जी पर पहुंच जाते हैं। वह सिख गुरुओं बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिख मिसल काल और महाराजा रणजीत सिंह को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों बुला देते हैं? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है इंटरनेशनल, तीनों यहूदियों की, तीनों आर्यंस की, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो यहूदी आयरलैंड का हो, चाहे भारत का ब्राह्मणी आर्य हो, तीनों की संयुक्त कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे मूल निवासी इतिहास में से सिख गुरुओं का इतिहास निकाल दिया गया। सिख गुरुओं का नीला झंडा, नीला निशान साहब के तहत नीली फौजों ने जो कारनामा किया वह संसार में अलौकिक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले किसानों को, मजदूरों को ज़मीनों के मालिक बनाया। भारत में संघीय ढांचे के साथ और 18 ऐसी प्रशासनिक प्रणालियां थी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दी। इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हो तो इनके ऊपर मेंबर पार्लियामेंट सरदार अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी, जो एक्स पार्लियामेंट हैं पटियाला से, उन्होंने काम किया हुआ है। यूट्यूब पे लेक्चर भी हैं और उनकी बुक्स भी हैं, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति इसके बारे में अधिक जानकारी चाहता है। अब मैं अपनी बात को लंबी न करते हुए चौथी समस्या के ऊपर जाता हूँ। चौथी समस्या, सरकार संविधान के अनुसार देश चलाने के लिए चुनी जाती है, देश चलाने के लिए चुनी जाती है, संविधान बदलने के लिए नहीं। इसके लिए हमारे को मूल निवासियों को इकट्ठे होकर एक सुर से एक मत होकर आवाज़ उठानी होगी। पांचवा मेरा प्रभाव जो बात है वो है हमारे अंदर विप्र प्रभाव। विप्र प्रभाव हमारे अंदर इतना है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो अपनी बहन को निजी पत्र में भारत के वायसराय लॉर्ड वुडिंग लिखते हैं, अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। डॉक्टर अंबेडकर जी पर पहुंच जाते हैं। वह सिख गुरुओं बाबा बंदा सिंह बहादुर, सिख मिसल काल और महाराजा रणजीत सिंह को क्यों छोड़ देते हैं, क्यों बुला देते हैं? ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ी साजिश है इंटरनेशनल, तीनों यहूदियों की, तीनों आर्यंस की, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो यहूदी आयरलैंड का हो, चाहे भारत का ब्राह्मणी आर्य हो, तीनों की संयुक्त कॉन्स्पिरेसी के तहत हमारे मूल निवासी इतिहास में से सिख गुरुओं का इतिहास निकाल दिया गया। सिख गुरुओं का नीला झंडा, नीला निशान साहब के तहत नीली फौजों ने जो कारनामा किया वह संसार में अलौकिक है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सबसे पहले किसानों को, मजदूरों को ज़मीनों के मालिक बनाया। भारत में संघीय ढांचे के साथ और 18 ऐसी प्रशासनिक प्रणालियां थी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने दी। इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी आप लेना चाहते हो तो इनके ऊपर मेंबर पार्लियामेंट सरदार अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी, जो एक्स पार्लियामेंट हैं पटियाला से, उन्होंने काम किया हुआ है। यूट्यूब पे लेक्चर भी हैं और उनकी बुक्स भी हैं, आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, जो भी व्यक्ति इसके बारे में अधिक जानकारी चाहता है। अब मैं अपनी बात को लंबी न करते हुए चौथी समस्या के ऊपर जाता हूँ। चौथी समस्या, सरकार संविधान के अनुसार देश चलाने के लिए चुनी जाती है, देश चलाने के लिए चुनी जाती है, संविधान बदलने के लिए नहीं। इसके लिए हमारे को मूल निवासियों को इकट्ठे होकर एक सुर से एक मत होकर आवाज़ उठानी होगी। पांचवा मेरा प्रभाव जो बात है वो है हमारे अंदर विप्र प्रभाव। विप्र प्रभाव हमारे अंदर इतना है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई तो अपनी बहन को निजी पत्र में भारत के वायसराय लॉर्ड वुडिंग लिखते हैं, अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है। असल में उसके पीछे गहरी साजिश और राजनीतिक चाल होती है। मैं देखता हूँ अमेरिकी प्रेस उसे गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच यह है वह निहायती अव्यवहारिक और रहस्यमयी अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। यहाँ पे गांधी को गांधी ही ना समझा जाए, गांधी हिंदुत्व विपर आइडियोलॉजी का एक सिंबल है। दूसरा उदाहरण हम देना चाहते हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो परमाणु हमले जापान के ऊपर इंग्लैंड ने किए, उसके ऊपर जब अमेरिका ने किए, उसके बाद इंग्लैंड के चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दी। वह स्टेटमेंट थी, अमेरिका अगर जापान को बर्बाद करना चाहता था तो भारत से कुछ उच्च जातीय कुलीन वर्ग के लोग
जापान में बसा देता, वह परमाणु बम के हमले से ज़्यादा अच्छा होता। तो चर्चिल के शब्दों में यह कितने खतरनाक लोग हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वह बोलते हैं गांधी के बारे में, व्हेन ही कम टू मीट मी ही कम टू चीट मी। इन सब समस्याओं का अब मैं हल आपको सामने रख रहा हूँ। वही घूम फिर के एक बात, गुरु नानक की सांझी वार्ता और बांट कर खाना ही इस समस्या का हल है। गुरु गोविंद सिंह जी के शब्द, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दूँ मैं सारा, जब एक गए विप्रन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। हमें को विप्र के प्रभाव से पूरी तरह बाहर आने के लिए इनकी मीडिया, इनके अखबार, हर चीज़ का बहिष्कार करना पड़ेगा। अपने मीडिया, अपने अखबार खुद हमारे को खड़े करने चाहिए। अपना प्रचार तंत्र हमारे को खुद खड़ा करना चाहिए। किसी भी घटना की हमारे को अपनी व्याख्या खुद देनी चाहिए। किसी भी घटना की अपनी व्याख्या खुद करना आज़ादी का पहला कदम होता है। और अपने दुश्मन की व्याख्या को समझना, उसको फॉलो करना, उसको मानना, यह गुलामी का पहला कदम है। तो हमारे को अपने को इस चीज़ से मुक्त करना चाहिए। छठा समस्या हमारी ये है, हम कितने भोले मूल निवासी बहुजन समाज हैं, अपने दुश्मन को खुद सत्ता पे बिठाकर उनसे अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सातवां पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास जो डिग्री थी वह डॉक्टरेट की थी। वह डॉक्टर थे, वह बाबा नहीं थे। ना उन्होंने किसी आश्रम से, डेरे से, किसी महंत से बाबा की डिग्री प्राप्त की थी। तो उनको बाबा साहब अंबेडकर कहना मेरे विचार से गलत है। उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ही संबोधित होकर बुलाया जाए। यह वैसा वज्र पाप है, महापाप है समाज के लिए, जैसे हमारे मुक्तिकाल के भक्तों को मुक्तिकाल को नाम बदल के भक्तिकाल कर दिया गया। उसकी दशा दिशा भावना ही बदल दी गई। नेम इज गेम की पॉलिसी को हमारे को समझना चाहिए। आज मैं आपको अपने माध्यम से, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आपको एक विश्वास देना चाहता हूँ और एक नारा देना चाहता हूँ, गुरु नानक की विचारधारा का एक स्लोगन देना चाहता हूँ। आप मुझे गुरु नानक की विचारधारा में विश्वास दें, मैं गुरु कृपा से आपको हर समस्या का शांतमय क्रिएटिविटी के साथ हल दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय मूल निवासी साथियों।